वेब टेक्नोलॉजी सीखने की इस सीरीज़ के 6वें वीडियो में आज हम क्लाइंट और सर्वर्स के बारे में समझेंगे। हम समझेंगे कि क्लाइंट और सर्वर क्या होते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है और डिफरेंट टाइप के सर्वर्स कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और सबसे पहले देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि सर्वर क्या होता है, उसके बाद में हम जानेंगे क्लाइंट्स के बारे में और उसके बाद में हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है उस बात को समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे क्लाइंट और सर्वर के बीच में वेब पेजेस का आदान प्रदान होता है और उसके बाद में हम डिफरेंट टाइप के सर्वर्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद में कंक्लूड करेंगे हम आज के इस वीडियो को। और उसके बाद एक छोटा सा क्विज होगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस क्विज को जरूर अटेम्प्ट करिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले समझते हैं कि सर्वर क्या होता है। तो सर्वर एक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, मतलब सर्वर एक कंप्यूटर ही है जो कि ज़्यादा पावरफुल है, जो नेटवर्क के माध्यम से नेटवर्क का यूज़ करके कई क्लाइंट्स को सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे क्लाइंट होते हैं एक नेटवर्क में और एक सर्वर होता है। बहुत सारे क्लाइंट जो है वो सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर जो होता है रिस्पॉन्ड करता है। तो वही हमारी अगली लाइन है, यह यूज़र्स के अनुरोधों का जवाब देता है। यूज़र्स जो होते हैं रिक्वेस्ट करते हैं और जो सर्वर होता है वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, यूज़र किसी भी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर जो वेब सर्वर होगा या जो भी सर्वर होगा अगर उस रिक्वेस्ट को पूरी कर सकता है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। उसके बाद में इसमें स्टोरेज, प्रोसेसिंग और नेटवर्क सर्विसेज शामिल होती हैं। तो सर्वर में क्या होता है, स्टोर कर सकते हैं डेटा को, प्रोसेस कर सकते हैं और नेटवर्क की विभिन्न सर्विसेज शामिल होती हैं किसमें, सर्वर में। उसके बाद में सर्वर हमेशा ऑनलाइन रहता है ताकि यूज़र्स किसी भी समय सेवाओं का उपयोग कर सके। तो सर्वर की एक खास बात यह है कि सर्वर को हमेशा ऑनलाइन रहना पड़ेगा, हमेशा चालू रहना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र जो है रिक्वेस्ट किसी भी समय भेज सकते हैं सर्वर को। तो चलिए अब हम समझते हैं कि क्लाइंट्स क्या होते हैं। क्लाइंट वह डिवाइस या सॉफ्टवेयर होता है जो सर्वर से सेवाएं प्राप्त करने के लिए संचार या कम्युनिकेशन करता है, जैसे वेब ब्राउज़र, मोबाइल ऐप या कोई अन्य नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, तो जैसे हमारे कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र होता है, मोबाइल ऐप होता है या और डिवाइसेस होती हैं जो कि डायरेक्ट सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, उनको हम क्लाइंट कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्लाइंट नहीं है, हम यूज़र हैं। हम यूज़र जो होते हैं वो क्लाइंट के माध्यम से सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं। यूज़र अपने डिवाइस में एप्लीकेशन चलाकर सर्वर से डेटा प्राप्त कर सकता है। तो ठीक है, यूज़र कौन है, जो सर्वर का यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या है, यूज़र हैं। तो हम लोग अपने डिवाइस मतलब अपने कंप्यूटर में एप्लीकेशन जैसे कि ब्राउज़र को चलाकर सर्वर से डेटा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल के लिए जैसे वेब ब्राउज़र है, एक क्लाइंट है जो कि वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करता है। क्लाइंट सर्वर के साथ HTTP और HTTPS या अन्य प्रोटोकॉल का उपयोग करके संचार करता है। तो जब हमारा ब्राउज़र सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनका वो उपयोग करता है। इनके अलावा जैसे FTP एक प्रोटोकॉल है, SMTP एक प्रोटोकॉल है, तो इन प्रोटोकॉल्स का उपयोग करके भी हमारा जो क्लाइंट है वो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है। इसके बाद में अब हम क्लाइंट और सर्वर के बीच में रिलेशनशिप को समझते हैं। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। यह एक व्यवस्था है जिसमें क्लाइंट सर्वर से सेवाओं का अनुरोध करता है। यह एक सिस्टम है, ये व्यवस्था है जिसमें जो क्लाइंट होगा, क्लाइंट मतलब हमारा वेब ब्राउज़र, वो डिफरेंट सेवाओं का अनुरोध करता है किससे, सर्वर से। ठीक है, सर्वर जिस टाइप की रिक्वेस्ट भी सर्व कर सके उस रिक्वेस्ट को करता है कौन, हमारा क्लाइंट। यह एक सहयोगी मॉडल है, मतलब कोलैबोरेटिव मॉडल है, जहाँ क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। एक दूसरे के साथ काम करते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करेगा और जो सर्वर है वो उस रिक्वेस्ट को पूरी करने की कोशिश करेगा। इस मॉडल में सर्वर केंद्रीय भूमिका निभाता है। केंद्रीय भूमिका निभाता है मतलब कि सारे क्लाइंट सर्वर से ही कम्युनिकेट करते हैं, जबकि क्लाइंट यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है और जो क्लाइंट होता है यूज़र के लिए इंटरफेस प्रदान करता है। मतलब जो यूज़र होता है वो अपना वेब ब्राउज़र का यूज़ करके ही सर्वर को एक्सेस कर सकता है। तो मतलब सर्वर और यूज़र के बीच में कौन आ गया, क्लाइंट आ गया। इसलिए हम बोल रहे हैं कि क्लाइंट जो है यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है, किसके बीच में, यूज़र और सर्वर के बीच में। ठीक है, मतलब यूज़र जो है क्लाइंट का यूज़ करके ही सर्वर को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये है क्लाइंट और सर्वर के बीच में रिलेशनशिप। जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर जो है सर्व करेगा। इसके बाद है वेब पेजेस की आदान प्रदान की प्रक्रिया। तो इस बात को समझने के लिए पहले हम एक डायग्राम देखेंगे, उस डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद में हम थ्योरी को देखेंगे।
तो वेब पेजेस के आदान प्रदान को समझने के लिए ये वेबसाइट है गीक्स फॉर गीक्स नाम की, ठीक है। इसमें ये डायग्राम है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है, इसमें बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कि कैसे हमारा वेब क्लाइंट वेब सर्वर से इंटरेक्ट करता है। तो वेब क्लाइंट मतलब कौन हुआ? वेब क्लाइंट मतलब हुआ हमारा वेब ब्राउज़र। तो हमने अपने ब्राउज़र में टाइप किया www.google.com। तो जब हमने google.com टाइप किया और एंटर किया तो हमारी रिक्वेस्ट इंटरनेट के माध्यम से या नेटवर्क के माध्यम से गई किसके पास में? गूगल के सर्वर के पास में, वेब सर्वर के पास में। और वेब सर्वर के पास में जो हमने पेज मांगा है, बहुत ही सिंपल सा पेज है, वो पेज इसके स्टैटिक डेटाबेस में होगा। स्टैटिक डेटाबेस मतलब ऐसा डेटाबेस जो कि चेंज नहीं होता बार बार। तो वो पेज जो कि google.com है, www.google.com, वो उस सर्वर के स्टैटिक डेटाबेस में होगा ही होगा। तो वो पेज हमें HTTP रिस्पॉन्ड के माध्यम से मिल जाएगा हमारे वेब क्लाइंट में, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसी रिक्वेस्ट होती है जो कि वेब सर्वर पूरी नहीं कर पाता। जैसे कि मान लीजिए कि हमें अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना है। तो अगर हमें अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना है और हमने अपने ब्राउज़र में चेक बैलेंस में अब लॉगिन करके, अपने अकाउंट में लॉगिन करके हमने चेक बैलेंस में क्लिक किया, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी तो पहले वेब सर्वर के पास में। पहले हमने जो रिक्वेस्ट करी है बैलेंस चेक करने की, वो HTTP रिक्वेस्ट बनके पहले वेब सर्वर के पास ही जाएगी। और वेब सर्वर देखेगा कि ये बैलेंस चेक करने को बोल रहा है, ये तो मेरे बस का काम ही नहीं है। तो वेब सर्वर जो है वो सर्वलेट रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और एप्लीकेशन सर्वर को बोलेगा कि देखिए ये बैलेंस चेक करने को लिए बोल रहा है ये यूज़र, जो कि मेरे बस का काम नहीं है, इसको आप करिए। तो एप्लीकेशन सर्वर क्या करेगा? वो बैलेंस चेक करने के लिए जो प्रोग्राम होगा उसको रन करेगा और अपने डेटाबेस में जाकर बैलेंस चेक करेगा उस यूज़र का। और जैसे ही जो एप्लीकेशन सर्वर है उसको बैलेंस मिल जाएगा तो वो जो है वो सर्वलेट रिस्पॉन्स भेजेगा किसको? वेब सर्वर को, ठीक है। और वेब सर्वर हमें HTTP रिस्पॉन्ड भेज के हमारा बैलेंस हमें बता देगा। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं वेब सर्वर से ही। तो वेब सर्वर के बस का जो काम है वो वेब सर्वर हमें करके दे देगा। लेकिन कुछ काम होते हैं जैसे कि डायनेमिक डेटा जनरेट करना, ये वेब सर्वर के बस का नहीं है। तो वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा एप्लीकेशन सर्वर को। इसके अलावा कुछ और काम भी है, जैसे कई बार हम ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए ऑनलाइन कैलकुलेटर हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस करने के लिए भी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? कुछ कंप्यूटेशन करना है, ठीक है, उसमें कुछ प्रोसेसिंग करनी है। तो जब हम सिंपल कैलकुलेटर या इंटरेस्ट कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ब्राउज़र में अपने, तो वो रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर के पास में और वेब सर्वर उन रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है एप्लीकेशन सर्वर को। और एप्लीकेशन सर्वर में प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। जो भी हमने इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन की प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सर्वर में होती है और एप्लीकेशन सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड भेजता है वेब सर्वर को और वेब सर्वर हमें रिजल्ट भेजता है और हमें लगता है कि सारा रिजल्ट वेब सर्वर से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वेब क्लाइंट वेब सर्वर से कम्युनिकेट करता है और वेब पेजेस का आदान प्रदान होता है। चलिए अब डायग्राम को समझने के बाद अब इसकी हम थ्योरी समझ लेते हैं। तो थ्योरी वाले पोर्शन में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि क्लाइंट से हम सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं, क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट करते हैं। क्लाइंट हमारा कौन है? हमारा वेब ब्राउज़र। तो यूज़र वेब ब्राउज़र में वेबसाइट खोलता है, जैसे example.com। ब्राउज़र सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट भेजता है, जैसे कि हमने समझा था google.com से कि हमने ब्राउज़र के URL में टाइप किया कि www.google.com, तो हमारा ब्राउज़र जो है HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा किसको? सर्वर को। उसके बाद में स्टैटिक डेटा मिलना, तो हमारी रिक्वेस्ट गई किसके पास में? सर्वर के पास में, वेब सर्वर के पास में। सर्वर अपने डेटाबेस में स्टोर जानकारी जैसे HTML पेज या इमेज को चेक करता है। यदि डेटा मिलता है तो सर्वर HTTP रिस्पॉन्स के रूप में वापस भेजता है। अगर सर्वर को स्टैटिक डेटाबेस में डेटा मिल गया तो सर्वर क्या करेगा? HTTP रिस्पॉन्स भेजेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डेटा ना मिले किसको? वेब सर्वर को। अगर वेब सर्वर को डेटा नहीं मिला तो वेब सर्वर क्या करेगा? सर्वलेट रिक्वेस्ट तैयार करता है और इसे एप्लीकेशन सर्वर को भेजता है, ठीक है। सर्वलेट रिक्वेस्ट किसको भेजता है? एप्लीकेशन सर्वर को। फिर एप्लीकेशन सर्वर का काम क्या होता है? एप्लीकेशन सर्वर अपने डेटाबेस में सर्च करता है और जानकारी को प्रोसेस करता है। यह सर्वलेट रिस्पॉन्स तैयार करता है, कौन? एप्लीकेशन सर्वर। और उसके बाद में वापसी यात्रा, जब हमारी एप्लीकेशन सर्वर ने रिस्पॉन्ड तैयार कर दिया तो एप्लीकेशन सर्वर रिस्पॉन्स को वेब सर्वर को भेजता है और वेब सर्वर इसे यूज़र के ब्राउज़र को HTTP रिस्पॉन्स के रूप में भेजता है। तो इस तरीके से ये 5 स्टेप हैं। इन 5 स्टेप में जो क्लाइंट होता है वो सर्वर से वेब पेजेस का आदान प्रदान करता है।
उसके बाद में डिफरेंट टाइप के सर्वर के बारे में समझ लेते हैं हम। तो सबसे पहला सर्वर है हमारा वेब सर्वर, जो कि हमने डायग्राम में देखा भी था। यह यूज़र्स को वेबसाइट और वेब पेज प्रदान करता है। एग्जाम्पल के लिए अपाचे HTTP सर्वर सबसे प्रसिद्ध वेब सर्वर है। कौन सा? अपाचे HTTP सर्वर। उसके बाद इंजन-एक्स भी है, वो तेज और लाइट वेट वेब सर्वर है। कौन? इंजन-एक्स। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का वेब सर्वर भी है, जिसको हम IIS नाम से जानते हैं। ये विंडोज़ आधारित वेब सर्वर है। उसके बाद एप्लीकेशन सर्वर, अभी हमने डायग्राम में समझा था। एप्लीकेशन सर्वर एक प्रकार का सर्वर है जो वेब या मोबाइल एप्लीकेशन, वेब या मोबाइल एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने अपना ब्राउज़र खोला और अपने ब्राउज़र में एक आपने वेबसाइट खोली जो कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताता है, ठीक है, कि आप इतना अमाउंट अगर लोन में लेंगे तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा आपने कोई वेब पेज खोला या आपने कोई मोबाइल एप्लीकेशन खोला जिसमें आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके मिल जाता है, ठीक है। अगर आपने ऐसा कुछ खोला तो इसके बैकएंड लॉजिक और डेटा प्रोसेसिंग को हैंडल करता है कौन? हमारा एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन सर्वर ही सारी प्रोसेसिंग करता है किसी भी मोबाइल ऐप या वेब पेज के लिए। यह क्लाइंट के अनुरोधों को प्रोसेस करता है और डेटाबेस से जानकारी प्राप्त करता है। मतलब जो भी डायनेमिक काम करना है वो हमें एप्लीकेशन सर्वर से ही करना है। जब आप बैलेंस चेक करने का अनुरोध करते हैं तो एप्लीकेशन सर्वर आपके अकाउंट की जानकारी को प्रोसेस करके आपको दिखाता है। जैसे जब आपको बैलेंस चेक करना होता है अपने बैंक अकाउंट का, तो एप्लीकेशन सर्वर जो होता है वो ये काम करके आपको देता है। उसके बाद में जो अगला सर्वर है वो है मेल सर्वर। नाम से ही समझ में आ रहा है, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए ये काम आता है। स्टोर करने के लिए भी, अगर आपको ईमेल स्टोर करना हो, भेजना हो या प्राप्त करना हो तो। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर, कॉर्पोरेट मेल सिस्टम है ये। उसके बाद है पोस्टफिक्स ओपन सोर्स SMTP मेल सर्वर है। उसके बाद में जीमेल SMTP सर्वर है, गूगल का ईमेल ट्रांसफ़र सर्वर, ठीक है। तो मेल सर्वर का काम क्या होता है कि मेल्स को भेजना, ठीक है, प्राप्त करना और स्टोर करना। उसके बाद में अगला जो सर्वर है वो है फाइल सर्वर। डेटा और फाइलों को स्टोर और शेयर करने के लिए काम आता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे विंडोज़ फाइल सर्वर, लिनक्स सांबा सर्वर और गूगल ड्राइव, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? फाइल सर्वर हैं। गूगल ड्राइव का आप लोगों में से बहुत लोगों ने उपयोग किया होगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो सर्वर है वो है डेटाबेस सर्वर। बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करना हो, मैनेज करना हो और प्रोसेस करना हो तो अब हम इस सर्वर का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे MySQL या ओरेकल डेटाबेस। उसके बाद में जो अगला सर्वर है वो है गेम सर्वर। इससे आप लोग जरूर परिचित होंगे। मल्टीप्लेयर गेमिंग अनुभव को नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है कौन? गेम सर्वर। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि माइनक्राफ्ट सर्वर, काउंटर स्ट्राइक डेडिकेटेड सर्वर और फोर्टनाइट सर्वर। इनके अलावा भी बहुत सारे सर्वर होते हैं जो कि मल्टीप्लेयर गेमिंग अनुभव को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये थे सर्वर्स। और अब हम कंक्लूड करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि सर्वर और क्लाइंट एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। उसके बाद में हमने जाना कि सर्वर यूज़र के अनुरोधों को पूरा करता है और डेटा प्रदान करता है, ठीक है। यूज़र्स की रिक्वेस्ट को पूरा करता है कौन? सर्वर। और उसके बाद में वेब पेज आदान प्रदान की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। हमने देखा था 5 स्टेप हैं वेब पेजेस को आदान प्रदान करने के लिए, जो तेज और कुशल संचार सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में अब समय हो गया क्विज़ का। बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जरूर अटेम्प्ट करिए आप लोग और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सारे क्वेश्चंस का क्या आंसर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है कि एप्लीकेशन सर्वर का मुख्य कार्य क्या है। एप्लीकेशन सर्वर जो कि हमने अभी समझा था डायग्राम के माध्यम से, उसका मुख्य कार्य क्या है? डेटाबेस में सर्च करना और जानकारी प्रोसेस करना, डेटा स्टोर करना, ईमेल भेजना या फाइलें शेयर करना। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो है डेटाबेस में सर्च करना और जानकारी प्रोसेस करना। एप्लीकेशन सर्वर का काम है, क्या काम है? कि डेटाबेस में सर्च करना और जानकारी को प्रोसेस करना। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एप्लीकेशन सर्वर किसके बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। मतलब एप्लीकेशन सर्वर किसके किसके बीच काम करता है? क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में, वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर के बीच में, क्लाइंट और डेटाबेस सर्वर के बीच में, प्रिंट सर्वर और फाइल सर्वर के बीच में। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो इसका सही आंसर बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको डायग्राम समझाया था कि जो एप्लीकेशन सर्वर होता है वो वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर के बीच में काम करता है, ठीक है। वेब सर्वर जो है रिक्वेस्ट भेजता है एप्लीकेशन सर्वर को और एप्लीकेशन सर्वर जो है वो डेटाबेस में जाके रिजल्ट्स को ढूंढता है और वेब सर्वर को वापस करता है। इसलिए एप्लीकेशन सर्वर जो है वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर के बीच में
काम करता है। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सर्वर नहीं है, वेब सर्वर, मेल सर्वर, फाइल सर्वर या कीबोर्ड सर्वर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड सर्वर नाम का कोई सर्वर नहीं होता। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में कौन कंप्यूटर यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है। तो जब हम क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज़ करते हैं तो कौन जो है यूज़र के लिए इंटरफेस प्रदान करता है सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, यूज़र के लिए इंटरफेस कौन प्रदान करता है, सर्वर, डेटाबेस सर्वर, क्लाइंट या प्रिंट सर्वर। तो हमने शुरू से समझा है कि हम ब्राउज़र को क्लाइंट बोल रहे हैं, तो जो ब्राउज़र है वो यूज़र और सर्वर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है क्लाइंट, क्योंकि ब्राउज़र एक क्लाइंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था लेकिन इस बात को समझिए आप कि जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट मतलब ब्राउज़र, तो ब्राउज़र जो है यूज़र और सर्वर के बीच में इंटरफेस का काम करता है और वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में कौन कंप्यूटर यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है, मतलब कि यूज़र के लिए इंटरफेस कौन प्रदान करता है, तो क्लाइंट हमारा इंटरफेस प्रदान करता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि डेटाबेस सर्वर का मुख्य कार्य क्या है, वेब पेजेस को स्टोर करना, ईमेल भेजना और प्राप्त करना, डेटा स्टोर करना और क्लाइंट को प्रदान करना या फाइलें शेयर करना। डेटाबेस सर्वर का मुख्य कार्य, ठीक है, तो डेटाबेस सर्वर क्या करेगा, नाम से समझ में आ रहा है कि डेटा को स्टोर करेगा और क्लाइंट्स को प्रदान करेगा। तो इसका 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, डेटा स्टोर करना और क्लाइंट को प्रदान करना। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन थे आज के इस वीडियो के लिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चन सही किए, और उसके बाद में अगर आपको इस टॉपिक की कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल ड्राइव का, उस पर क्लिक करके आप इस टॉपिक की कंप्लीट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।